मेरा नाम अनीका है और मैं कोलकाता से हूँ। ये कहानी उस आदमी की है जो शायद सोते समय मेरी आत्मा चुराना चाहता था। एक दिन मुझे लगभग 35 साल के अनजान आदमी का सपना आया। सपने में वो किसी गांव में रहता था और मैं किसी वजह से वहां पहुंची थी। वो मुझे अपने घर ले गया जहां उसकी बहन, उसके बच्चे और मॉम थे। वहां उसने हमारे भविष्य की बातें करते हुए मुझे प्रपोज किया और शादी के बाद की बातें करने लगा। मैंने साफ मना किया और घर से भाग गई। मैं उससे बचने के लिए दौड़ती रही लेकिन वो पीछा करता रहा। तभी मेरी नींद खुल गई। मैंने पहले ऐसा सपना कभी नहीं देखा था, लेकिन उस दिन के बाद कभी कभी वही आदमी फिर से दिखाई देने लगा। मैंने नोटिस किया जब भी मैं अपने रिश्ते को लेकर उदास होती, वो फिर मेरे सपनों में आ जाता। हमेशा वही एक लड़का होता था जिससे मुझे लगा कि शायद वही मेरा जीवन साथी है। मैं आध्यात्मिक हूँ, इसीलिए लगा कि शायद वो भी आध्यात्मिक है और सपने ही हमारा जुड़ने का तरीका है। मैंने ये बात मॉम को बताई। उम्मीद थी कि वो कुछ समझाएंगी कि वही लड़का बार बार क्यों आता है, लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मॉम को बताने के कुछ दिन बाद मैं अपनी दोस्त स्नेहा से बातें कर रही थी। तभी उसने अचानक सपनों का जिक्र किया। उसने बताया कि एक लड़का उसके सपने में आया था और वो उसे चूमना चाहता था। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत उससे और जानकारी लेने लगी। वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है। उसकी हर बात मेरे सपनों वाले लड़के से पूरी तरह मिलती थी। गांव में रहता था, लंबा चौड़ा था, सांवला रंग और पतली मूछें। यही वो लड़का था जो मुझे सपनों में दिखाई देता था। तभी मैंने उसे सब बता दिया, मेरे सपने और उसमें दिखने वाला वही लड़का। मैंने कहा कि जब भी मैं अकेलापन महसूस करती हूँ, वो मेरे सपनों में लौट आता है। ये सुनकर वो चौंक गई। उसने बताया कि उसने उस लड़के को पहली बार उसी रात सपने में देखा था जब उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। ये सुनकर मेरे अंदर सिहरन दौड़ गई। ये कोई साधारण लड़का नहीं हो सकता। शायद उसके पास कोई अलौकिक ताकत है। ऐसा लगता था कि सोती हुई उदास लड़कियों की आत्माओं को बहकाता है और इससे मजे लेता है। और निशाना सिर्फ मैं और स्नेहा ही नहीं थी। मुझे 2006 की एक खबर मिली जिसमें एक साइकाइट्रिस्ट ने उस आदमी का चित्र बनाया था जो बार बार उसके सपनों में आने लगा था, जबकि वो उसे वास्तविक जीवन में नहीं जानती थी। ऑनलाइन मुझे और भी लोगों की रिपोर्ट मिली जहां उन्होंने भी उसी आदमी को उसी परिस्थितियों में देखने का दावा किया। ये जानकर मैं कांप उठी। इस आदमी के सपनों में आने की खबरें 2008 तक चलती रही। क्या ये सच है? क्या वो वास्तव में मौजूद है? क्या वो इसीलिए गायब हो गया क्योंकि उसे कोई अपना मिल गया, या शायद वो मर चुका है? शायद सच कभी ना पता चले, लेकिन राहत है कि मैंने उसे ठुकराया और उससे दूर भागी। अगर मैंने हाँ कह दिया होता तो क्या होता? ये डरावनी घटना लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं एक नई सोसाइटी में रहने आई थी। वो मकान सस्ते और बहुत शांत थे। कुछ ही दिनों बाद जब मैं घर पर आराम कर रही थी, अचानक एक सड़ी हुई गंध महसूस हुई। मैं उस गंध का पीछा करते हुए दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा खोला। वहां एक लड़की थी। उसने फटे गंदे कपड़े पहने थे, उसके बाल झड़ चुके थे और त्वचा कई जगहों से सड़ी हुई थी। उसका शरीर कीड़ों से ढका था जो उसे खा रहे थे। मैं चिल्लाई, ये तो ज़ॉम्बी है। तभी उसने सड़े हुए हाथों से दरवाजा पकड़ा और मुंह चौड़ा कर लिया। जैसे ही उसने दरार से चेहरा बाहर निकाला, उसका जबड़ा खुलकर छाती तक पहुंच गया। मैं जोर से चिल्लाई और वो अचानक गायब हो गई। रोज तुम्हें हेलो कहने आई थी। ये पड़ोस वाले टॉम की आवाज थी। जब तुम उससे मिलो तो उसे कैंडी देना, वरना उसे तकलीफ होगी। मोहल्ले में इतनी कैंडी की दुकानें उसी की वजह से हैं। ये कहते हुए उसने मुझे एक कैंडी दी। मैं स्तब्ध थी।
उसकी कोई बात समझ नहीं आई। दिन भर उस ज़ॉम्बी का चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहा। सड़ी त्वचा, बदबू और मुंह खुलते ही हड्डियों की चरमराहट। मैंने भूलने की कोशिश की, लेकिन सोचते सोचते नींद आ गई। आखिर वो क्या थी? क्या पास में कोई हॉरर फिल्म बन रही थी? तरह तरह की बातों के बाद आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। काम पर जाते समय अचानक कार जोर से धड़की, जैसे किसी चीज से टकराई हो। मैंने कार रोकी और बाहर भागी। सामने वही लड़की थी और वो मुझे घूर रही थी। उसका शरीर विकृत था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब वो खड़ी हुई और अपनी मुड़ी हड्डियां ठीक करने लगी। वो मेरी तरफ आई और हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कैंडी के बचे टुकड़ों से भरे थे। जब उसने मुंह खोला तो सड़े दांतों पर चींटियां रेंग रही थी। मैं पागलों की तरह चीखी। तभी टॉम अगले दरवाजे से दौड़ कर आया। उसने लड़की पर कुछ कैंडी फेंकी और वापस चला गया। लड़की ने कैंडी खाई, उसके घर भागी और दरवाजे के सामने कुछ देर खड़ी रही। उसके बाल या कपड़े जरा भी नहीं हिल रहे थे और वो ऐसे चल रही थी जैसे ग्रेविटी ही ना हो। मेरी नजर धुंधली हुई और जब आंखें खुली तो मैं टॉम के घर में बिस्तर पर थी। घबराकर मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन सर दर्द से गिर पड़ी। टॉम, क्या हो रहा है? अगर आप रोज के साथ ज्यादा समय बिताएं तो आपके शरीर के सेल्स मरने लगते हैं। आपने शायद महसूस किया हो, उसके आसपास की हर चीज अपनी शक्ति खो देती है। पेड़, फूल, जानवर, यहाँ तक कि हवा भी। हमारे इलाके में लगभग 20% मौतें अब तक अनसुलझी हैं। क्यों? क्योंकि अपराधी इस दुनिया से नहीं हैं। मेरे रोंगटे फिर से खड़े हो गए, पर लगा टॉम मजाक कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तब से ही मैं जेब में हमेशा कैंडी रखती और जब भी वो दिखती मैं एक टुकड़ा कैंडी फेंककर भाग जाती। एक बार कैंडी ऊपर चली गई तो उसके मुंह से एक और हाथ निकला और उसने उसे पकड़ लिया। तभी समझ आया टॉम सच कह रहा था। मैं उसके घर गई और उन लोगों के बारे में पूछा जो उसकी वजह से मरे थे। आखिर उसने बोलना शुरू किया। पहला था चेज, 18 साल का मजबूत लड़का जिसने रोज को इंसान समझ लिया। तब उसका चेहरा नहीं सड़ा था, वो सुंदर लगती थी। उसने उसे चूमा और कुछ घंटों बाद खून की उल्टी करते हुए मर गया। पोस्टमार्टम में उसके शरीर में सैकड़ों कीड़े मिले जिन्होंने उसके अंग खा लिए थे। पुलिस आज तक कारण नहीं जान पाई। इसका कोई मतलब नहीं, मुझे पता है। और अगला इंसान। वो एक पल के लिए चुप रहा और खुद के लिए एक कप कॉफी डाली। निकोल नाम की अधेड़ महिला एक दिन गले में सांप फंसे मरी हुई मिली। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला और मामला रहस्य बना रहा। हमें लगा ये रोज का काम था, क्योंकि जब भी वो दिखती निकोल कहती, शैतान चली जाओ। शायद रोज ये नहीं सुनना चाहती थी। मेरा शरीर सदमे से कांप रहा था। बस रुक जाओ, मैं आपके घर में उल्टी नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन अगर तुम कैंडी ले जाओ तो हमारी सोसाइटी रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। उसने अजीब मुस्कान के साथ मुझे कैंडी दी। उसके बाद मैं हमेशा कैंडी साथ रखती और महीनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन घर से निकलते ही रोज मिली। जेब टटोली तो याद आया, कैंडी भूल गई थी। आलस में वापस नहीं गई और जल्दी से भागने लगी। ये एक बड़ी गलती थी। अचानक उसकी जीभें मेरे शरीर पर लिपट गई। मैं किसी तरह छुड़ाकर भाग गई। उस रात मेरा पूरा शरीर लाल हो गया और असहनीय दर्द हुआ। हालत बिगड़ने पर मैं अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने कहा मेरी त्वचा पर जहर जैसा पदार्थ है। गुस्से में मैंने रोज से बदला लेने की ठानी। अब मैं हमेशा लोहे की गेंद रखती थी। कुछ दिनों बाद जब वो फिर से मिली तो मैंने उस पर गेंद फेंकी और चिल्लाई, ये नए फ्लेवर की कैंडी है। उसने लोहे की गेंद उठाई, मुंह में डालकर निगल ली। कुछ पल बाद दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी और रेंगते हुए चली गई।
तब से कोई उसे शहर में नहीं देख पाया। लोग फुसफुसाते हैं कि वो गायब हो गई। सड़कों पर सन्नाटा था। फिर सबने कैंडी स्मैशिंग फेस्टिवल मनाया, कहते हुए कि वो अब बिना कैंडी घूम सकते हैं। मुझे गर्व था, मैंने उसे हरा दिया था। फिर एक दिन मैं मोहल्ले में घूम रही थी जब एक बड़े आदमी को कॉटन कैंडी खाते देखा। पास गई तो पता चला वो रोज थी। वो पहले से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसकी त्वचा भूरे पत्थरों जैसी और गर्दन मेंढक की तरह मोटी थी। उसका रूप देखकर मैं चीख पड़ी। उसने मुंह चौड़ा किया और मेरी ओर दौड़ी। उसके मुंह से बहुत भयानक गंध आई और मैं जान बचाने के लिए भागी। उसने मुझ पर गर्म चिपचिपा लिक्विड फेंका जो पूरे शरीर पर जम गया। जैसे जैसे वो सख्त हुआ, मेरा शरीर पत्थर सा हो गया। मैंने सोचा अब मैं मरने वाली हूँ। तभी किसी ने चिल्लाया, ये देखो बड़ी कैंडी। वो रुक गई और सिर घुमाया। टॉम और कुछ पादरी वहाँ खड़े थे। पादरी ने उस पर पानी का गुब्बारा फेंका जिसे उसने पकड़कर निगल लिया। अचानक वो तड़पने लगी। उसका शरीर पिघलकर जमीन में समा गया। दरअसल गुब्बारे में पवित्र जल था। टॉम ने मुझे उस सख्त खोल से बाहर निकाला जिसमें मैं फंसी थी। अगले दिन मैंने अपना सामान पैक किया और वहां से चली गई। टॉम ने कहा वो चली गई है, लेकिन मुझे यकीन है वो फिर लौटेगी। मेरा नाम निकेला मोरालेस है और आज मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अब भी मुझे बेचैन करती है। मैं करीब 10-11 साल की थी जब मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में हाइकिंग ट्रिप पर गई। मुझे हाइकिंग ज्यादा पसंद नहीं थी। चलते चलते मेरी दोस्त कैसी और मुझे पेशाब लगी तो बाकी दोस्तों ने पास ही जंगल में एक वीरान पब्लिक रेस्टरूम ढूंढ लिया। मैं शुरू में थोड़ी हिचकिचाई क्योंकि वहां का माहौल डरावना था। तभी कैसी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम पोर्टा पोटी यूज करना चाहोगी? मैंने मन ही मन सोचा उससे बेहतर तो मरना है। फिर भी हम दोनों बेमन से बाथरूम के अंदर गए। अंदर का नजारा नर्क जैसा था। दीवारों पर रेंगते कीड़े और इतनी भयानक बदबू कि हमें नाक ढकनी पड़ी। हम मजबूरी में टॉयलेट तक पहुंचे। मेरा स्टॉल थोड़ा साफ था मगर बदबू गंदी थी। टॉयलेट पर बैठने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैंने उकड़ू बैठकर काम निपटाने का फैसला किया। हम हाथ धोने गए मगर सच कहें तो हमारा मन नहीं था क्योंकि सिंक भी बाकी बाथरूम जितना ही गंदा था। तभी मैंने बैग में हैंड सैनिटाइजर देखा और राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही हम उसका इस्तेमाल कर रहे थे, दरवाजा बंद होने की आवाज आई। हमने तुरंत उसे खोलने की कोशिश की मगर वो जाम था। हमने दोस्तों को पुकारा पर किसी ने नहीं सुना। कैसी घबरा गई। कुछ ही सेकंड बाद उसने कहा कि उसे उल्टी आ रही है। तभी स्टॉल का दरवाजा चरमराया और अगले ही पल कैसी जोर से चीखी। मैं ये देखने गई कि क्या हुआ और देखा कि कैसी जमीन पर पड़ी थी और कांप रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ तो उसने बस स्टॉल के दरवाजे की ओर देखा। मैंने दरवाजा खोला और जो नजारा देखा उससे मैं सन्न रह गई। अंदर एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी। टॉयलेट पर चींटियां और कीड़े रेंग रहे थे। लाश का नजारा डरावना था लेकिन उसकी बदबू और भी भयानक थी। तभी अचानक बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक पुलिस ऑफिसर अंदर आया लेकिन हम बिना रुके तुरंत बाहर भागे। बाद में उन्होंने लाश बाहर निकाली। लाश की पहचान ना होने पर उसे गुमनाम कब्र में दफनाया गया। आज भी सोचती हूँ वो आदमी कौन था और किसने या किस चीज ने हम पर वो दरवाजा बंद किया था। बदकिस्मती से या शायद किस्मत से ये कहानी छोटी है। ये करीब 4 साल पहले की बात है। मैं नाम उजागर नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि ये लुजियाना के उत्तरी हिस्से में हुआ था। मैंने लगभग पूरी जिंदगी यहीं बिताई। इससे पहले का मेरा अनुभव सिर्फ बचपन में डैड के टेक्सास वाले घर का है, जो अपने आप में एक अलग कहानी हो सकती है। खैर, मैं जहां काम करता था
वहां से लगभग 30-40 मीटर दूर एक अपार्टमेंट में रहता था। उस समय मैं शाम की शिफ्ट में था और घर लौटने के लिए एक लंबी, ज्यादातर खाली सड़क पर गाड़ी चलानी पड़ती थी। ये लगभग 10 मिनट चलने के बाद मुझे एक छोटे गांव के इलाके में ले जाती। यही वो जगह थी जहां ये हुआ। शायद 11 बजकर कुछ मिनट या आधी रात के करीब था। आमतौर पर यही समय मैं काम के लिए निकलता। मैं बस म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। बहुत थक चुका था। तभी मेरी हेडलाइट्स ने सड़क किनारे खाई में दाहिनी ओर कुछ रोशन किया। मैंने उसे केवल कुछ सेकंड के लिए देखा, लेकिन सच में बहुत बड़ा और पीला जीव खाई से रेंगता हुआ बाहर आ रहा था। बस एक झलक मिली, लेकिन याद है कि कभी उसके 6 अंक थे, कभी 4। मैं सड़क पर ध्यान दे रहा था। ऐसी चीज की उम्मीद नहीं थी, फिर भी मुझे यह चौंका गया। मुझे याद है जब मैं पास से गुजरा, हलचल देखी, जैसे वो नाले से निकलकर घर के आंगन में जाने वाला था। उसका लंबा पतला अंग ऊपर उठा और दाहिना हाथ खींचा। मैं तेजी से गुजरा और सोचा कि क्या मैंने ये सच में देखा या थकान में दिमाग वहम खा रहा है। बहरहाल मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि पीछे मुड़कर देखूं। घर लौटते हुए गाड़ी चलाता रहा और खुद से कहता रहा कि शायद हेडलाइट की परछाई अजीब लग रही थी। कई दिनों तक मैंने उस प्रभाव को दोहराने की कोशिश की, कई तरीके आजमाए, लेकिन परछाइयां कभी वैसी नहीं दिखी। आंखों के कोने से भी देखा, कुछ नहीं। अगले दिनों कोवर्कर से पूछा क्या उन्होंने भी ऐसा कुछ देखा था। मुझे निराशा हुई कि उन्होंने इसे टाल दिया और मजाक में पूछा, क्या तुमने भी बिगफुट देखा था? काश मैं ये कह पाता कि मैंने उसे फिर से देखा, लेकिन नहीं। सच कहूं तो मैं खुश हूं। कम से कम खुद से कह सकता हूं कि ये केवल मेरी कल्पना थी। फिर भी दिमाग का एक हिस्सा कुछ और ही सोचता है। उस रात मैंने जो देखा उसे समझाने के लिए मेरे पास क्रॉलर के बारे में सुना गया वर्णन सबसे सही लगता है। अब मैं ऑनलाइन ऐसे ग्रुप्स को फॉलो करता हूँ जो इस तरह के नज़ारों पर चर्चा करते हैं। कुछ लोगों को बताया, लेकिन ज्यादातर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सच कहूँ तो अब भी लगता है कि ये सिर्फ हेडलाइट और परछाइयाँ थी। फिर भी मैं इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। अगर ये सच में कहीं है तो मैं चाहता मेरा उससे फिर कभी सामना ना हो, कभी नहीं। ये कहानी मेरे दादाजी की है, जो 70 के दशक के आखिर में मेक्सिको के तिजुआना में घटी थी। जब वो टीनेजर थे, एक शाम उन्होंने अकेले फिल्म देखने का फैसला किया। थिएटर पहुंचकर टिकट लिया और बैठ गए। फिल्म देखते हुए उन्होंने अचानक आसपास देखा तो पास बैठी एक लड़की पर नजर पड़ी। दोनों की नजरें मिली और वो लड़की उनके पास आकर बैठ गई। वो हाथ पकड़ने लगे और माहौल के प्रभाव में एक दूसरे को चूम लिया। तभी दादाजी ने महसूस किया कि उसे बहुत ठंड लग रही थी, तो उन्होंने अपनी जैकेट दे दी। कुछ देर बाद फिल्म खत्म हो गई। वो सड़क पार कर बाहर जाने वाले थे कि लड़की ने कहा उसे बाथरूम जाना है। उसने दादाजी को बाहर इंतजार करने को कहा, जैकेट लौटाई और बताया कि वो वास्तव में बेघर है। दादाजी थोड़े चकित हुए, पर ज्यादा नहीं सोचा और वहीं इंतजार करने लगे। लेकिन 5 मिनट बीत गए और वो अब भी बाथरूम से नहीं निकली। दादाजी ने देखा कि बाकी सारी महिलाएं बाथरूम से निकल गई, पर वो नहीं आई। 10 मिनट बाद वो मैनेजर के पास पहुंचे और पूछा कि क्या उन्होंने उसे देखा है।
मैनेजर ने कहा उन्होंने ऐसी कोई महिला नहीं देखी, पर दादाजी के कहने पर उन्होंने जाकर जांच की। वो वहां नहीं थी। दादाजी उसे खोजने से लगभग हार मान चुके थे। तभी उन्हें याद आया कि उसने बताया था वो उसी बार में काम करती है जहां वो जाने वाले थे। दादाजी थिएटर से निकलकर बार की ओर बढ़े, सिगरेट पी और आसपास देखा। वहां उन्होंने बारटेंडर से उस लड़की के बारे में पूछा, पर उसने कहा कि ऐसी कोई लड़की वहां काम नहीं करती और मालिक से पूछेगा। कुछ मिनट बाद मालिक आया और उसने पूछा कि वो किसे ढूंढ रहे हैं। दादाजी ने लड़की का जिक्र किया तो उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने दादाजी को ऐसे देखा जैसे वो कंफ्यूज हो। जब दादाजी ने वो अंगूठी दिखाई जो लड़की ने थिएटर में दी थी, तो मालिक चौंक गया और बोला, ये नहीं हो सकता, उस लड़की की हत्या 1 साल पहले हो चुकी है। दादाजी हैरान रह गए और बार से निकलकर घर चले गए। ये घटना उनकी यादों में बस गई और वो अक्सर इसके बारे में सोचते हैं। कभी कभी उन्हें शक होता है कि शायद मालिक ने किसी और लड़की के बारे में बात की हो, लेकिन फिर उन्हें वो अंगूठी याद आती है जिससे यकीन हो जाता है कि वही थी। उन्हें नहीं पता वो आत्मा थी या किसी की हमशक्ल, पर इतना तय था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसकी अजीब ठंडक उन्हें आज भी बेचैन करती है और वो अब भी उस रात को याद करते हैं। गर्मी का दिन था। मुझे ठीक से याद नहीं कब मैं अपने चचेरे भाई के घर खेल रहा था जो पास ही था। वहां हम 4 लोग थे, मैं, मेरा चचेरा भाई और उसके 2 दोस्त। मैं सबसे छोटा था। 2 मंजिला मकान में हम लुक्का छुपी खेलते रहे और फिर कार्टून देखने लगे। थोड़ी देर बाद भूख लगी तो नीचे जाकर देखा, पर खाने को कुछ नहीं था। इसीलिए हमने बाहर जाकर हेलो हेलो फिलीपींस की मशहूर कैंडी खरीदने का फैसला किया। मेरे चचेरे भाई का घर दुकान से थोड़ा दूर था, इसीलिए हमें पैदल चलते वक्त समय लगा। हमने एक एक कैंडी खरीदी और लौटने लगे। तभी मेरे भाई ने मजाक करने की सोची। दुकान के पास एक बड़ा घर था, नीले दरवाजे और डोर बेल के साथ। उसने कहा चलो डिंग डोंग डिच खेलते हैं। बाकी सबको ये मजेदार लगा तो हम मान गए। घर के किनारे एक छोटा रास्ता था जहां मैं छिप गया। जबकि तीनों ने घंटी बजाई। 2 बार किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन तीसरी बार एक मोटा गंजा आदमी बाहर आया, बिना शर्ट के, चश्मा और काले शॉर्ट्स पहने हुए और हाथ में बंदूक थी, लेकिन गुस्से में चिल्लाया, तुम इसे बार बार क्यों दबा रहे हो? फिर उसने हाथ उठाया और गोली चला दी। मेरा भाई और उसके दोस्त भाग गए, पर मैं सदमे में जम गया। कुछ सेकंड बाद समझ आया कि अगर नहीं भागा तो मर जाऊंगा। मैं दौड़ा, पर वो तीनों मुझसे आगे थे। डर और आंसुओं के बीच मैंने तेजी से भागने की कोशिश की। एक पल पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरी और बंदूक ताने खड़ा था और फिर उसने गोली चला दी। शुक्र है उसी पल मैं लड़खड़ा गया और गोली मुझसे चूक गई। मैं उठा और पहले से भी तेज भागने लगा। घर पहुंचते ही जमीन पर बैठकर मैं जोर जोर से रोने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे ढूंढा, हाथ पकड़ा और फिर हम भागे। वो गंजा आदमी हमारा पीछा करता रहा जब तक हम उसके घर नहीं पहुंच गए। वहां उसके दोस्त पहले से थे। हमने तुरंत दरवाजा बंद किया। हमने पर्दों की दरार से उस गंजे आदमी को हमें ढूंढते देखा, पर जब वो कुछ नहीं देख सका तो चला गया। मुझे नहीं पता कि मेरे भाई और बाकी 2 को याद है या नहीं। मैंने ये बात एक बार मॉम को बताई थी। अब भी सोचता हूँ उस दिन मैं मौत के कितने करीब था। हेलो वांसी, मैं अपनी सच्ची कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अब मैं 30 साल की हूँ, लेकिन ये घटना तब की है जब मैं 24 साल की थी। मेरे मॉम डैड ने एक नया घर लेने का फैसला किया। वो घर कतार में सबसे पहला था। हमारी कतार के आखिर में एक बड़ी खाली जमीन थी जिसके पास एक ऊंची खड़ी पहाड़ी थी। वहां सिर्फ पार्किंग बनाई गई थी।
लगभग 1 साल बाद मेरे मॉम डैड अलग हो गए और मॉम घर छोड़कर चली गई। अब घर में सिर्फ मैं, डैड और मेरा भाई थे जो कॉलेज के आखिरी साल में था। मैं पहले ही ग्रेजुएट हो चुकी थी और ज्यादातर घर पर ही रहती थी। उन्हें स्कूल और काम के लिए जल्दी उठना पड़ता था, इसीलिए मैं अक्सर रात में देर तक जागती थी। एक रात करीब 2 बजे मैं पानी लेने चली गई। परिवार को जगाने से बचाने के लिए लाइट जलाने के बजाय मैंने फोन की टॉर्च का इस्तेमाल किया। घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। मुझे पता था कि पापा और भाई दोनों अपने बिस्तर में सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं पहली मंजिल पर पहुंची, मुझे किसी के किचन से लिविंग रूम की ओर दौड़ने की आवाज सुनाई दी। हमारा घर खुला था और लकड़ी के फर्श से शोर और बढ़ गया। घबराकर मैं जल्दी से नीचे भागी और लाइट जला दी, मगर चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसे नजरअंदाज किया, पानी लिया और वापस बिस्तर पर आ गई। ये अकेली घटना नहीं थी। 1-2 महीने बाद मैं घर पर अकेली थी। दिन भर किताबें पढ़ती और वीडियो देखती रही। शाम करीब 6 बजे मैंने पापा और भाई को मैसेज किया कि वो कब लौटेंगे। दोनों ने जवाब दिया कि वो देर से आएंगे। मैंने आह भरी और समय काटने के लिए बिस्तर पर यूट्यूब देखने लगी। अचानक मेरा पूरा बिस्तर जोर से हिलने लगा। ये भूकंप नहीं था। हम मिलिट्री अड्डे के पास रहते थे, जहां कभी कभी हथियारों का परीक्षण होता था, लेकिन उससे इतनी तेज हलचल कभी नहीं होती थी। वहां से आमतौर पर सिर्फ आवाजें आती थी। मेरा बिस्तर लकड़ी की पट्टियों पर टिका था, जो पहले भी गिर चुकी थी। पूरा बिस्तर हिलता हुआ साफ दिख रहा था, जैसे कमरे में कोई ताकत से झटका दे रहा हो। घबराकर मैंने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। आज तक समझ नहीं पाई कि वो क्या था। मेरे घर छोड़ने से पहले की आखिरी अजीब घटना सुबह के शुरुआती घंटों में हुई। मैं कॉफी शॉप में काम करती थी और दुकान खोलने के लिए रोज लगभग 5 बजे निकलती थी। तब तक मेरी सौतेली माँ और दोनों सौतेली बहनें आ चुकी थी, जिससे ड्राइववे में पार्किंग की जगह कम पड़ गई। मुझे खड़ी पहाड़ी और झाड़ियों के पास वाले फ्लाईओवर एरिया में कार लगानी पड़ी। जैसे ही मैं खाली जगह से गुजरी, किसी ने मेरा नाम पुकारा, बिल्कुल साफ आवाज में। मैं रुकी और बाईं ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। डर कर मैं दौड़ी और कार में बैठते ही दरवाजा बंद कर लिया। मुझे आज भी लगता है कि वो घर भूतिया था। डैड अब भी वहीं रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि उन्हें कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। आज भी जब मैं उस पल के बारे में सोचती हूँ तो बेहद बुरा महसूस होता है। मैंने इस पल को भूलकर जीने की कोशिश की, क्योंकि सोचते ही इतना डर लगता है कि कुछ कर ही नहीं पाती। ये 6 साल पहले की बात है, जब मेरी मुलाकात कैमरन नाम के आदमी से हुई। शुरू में वो बहुत अच्छा इंसान लगा। वो फूलों की दुकान चलाता था, पर जब मुझे पता चला कि उसे फूल इतने पसंद क्यों हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमने डेटिंग शुरू की और हर बार जब हम मिलते, वो मुझे खूबसूरत सावधानी से चुने हुए फूलों का गुलदस्ता देता। एक दिन उसने मुझे गुलदस्ता दिया और कुछ फूल तोड़कर मसल दिए। हैरान होकर मैंने पूछा क्यों। उसने कहा, वो खूबसूरत नहीं थे, बदसूरत चीजें देखकर मुझे गुस्सा आता है। अचानक उसके हाव भाव बदल गए। मैं सन्न रह गई। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें नहीं तोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने मेरा कंधा पकड़ा। उसका हाथ असामान्य रूप से मजबूत लगा। जब दुकान खाली होती थी, वो डंबल से हाथों की कसरत करता था। मेरे चेहरे पर डर देखकर वो झुका और धीरे से फुसफुसाया, बस सुंदर रहो, मुरझाओ मत, मुस्कुराओ। इस भौहें चढ़ी शक्ल में तुम बदसूरत लगती हो। वो फिर से खिलखिलाकर मुस्कुराया और मुझे पानी की एक बोतल दी। तुम्हारी स्किन को नमी की जरूरत है, उसने कहा। तभी मुझे समझ आया वो एक साइको था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने तय किया कि अब ये रिश्ता खत्म करना होगा। अगली डेट से पहले मैंने 2 दोस्तों एडम और जॉनथन को फोन कर सारी स्थिति बताई और कहा कि दूर से नजर रखें। वो मदद को तैयार होकर
कैमरन के घर के पास कार में इंतजार कर रहे थे। जब मैं उसके दरवाजे पहुंची तो घंटी बजाई। उसने अंदर आने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो उलझन में दरवाजे पर आया और पूछा क्या हुआ। मैंने कहा हमें ब्रेकअप करना चाहिए। एक पल वो हैरान खड़ा रहा, फिर 5 सेकंड बाद कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ऐसा कहते वक्त तुम बहुत बदसूरत लग रही हो। धीरे धीरे उसने अपने हाथ उठाए और मेरी गर्दन पकड़ ली। तुम तो खूबसूरत थी, उसने कहा। तुम अचानक बदल कैसे गई? मैंने कहा था मैं तुम्हारी गर्दन नहीं तोड़ना चाहता था। उसने अपनी पकड़ ढीली की और धीरे से फुसफुसाया, मैं आखिरी मौका देता हूँ। सच में ब्रेकअप चाहती हो या फिर मेरी प्यारी बनोगी? मैंने उससे कांपती हुई आवाज में कहा, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अचानक वो चिल्लाया। दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़कर वो जोर जोर से सांस लेने लगा, जैसे मेरी गर्दन तोड़ने वाला हो। मैं मदद के लिए चिल्लाई। उसी समय एडम और जॉनथन ने मेरी चीखें सुनी। वो दौड़े और कैमरन को जमीन पर गिराया और पुलिस बुलाकर उसे काबू में लिया। पता चला कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसा ही किया था। उसकी गर्दन टूटने से बची थी और उसे भारी मुआवजा देकर बचाया गया था। इस बार कैमरन जेल गया और मैं खुशकिस्मत रही कि जान बचाकर भाग सकी। 5 साल बाद मुझे और भयावह खबर मिली। कैमरन के एक दोस्त ने बताया कि जेल से रिहा होने के बाद उसने एक और लड़की की हत्या की और आजीवन कारावास की सजा पाई। उसकी एक नई गर्लफ्रेंड थी। झगड़े में उसने उसकी गर्दन तोड़ दी। फिर उसने रोते हुए अपने दोस्त को फोन किया और कहा, मैंने एक फूल तोड़ दिया। पुलिस ने उस महिला का शव पानी भरे टब में पाया। गर्दन पूरी तरह से टूटी हुई थी। कैमरन उसके सिर पर पानी डाल रहा था। ये सुनकर मैं इतना हैरान रह गई कि कुछ समय के लिए मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। आज भी सोचती हूँ, अगर उस दिन जॉनथन और एडम वहां ना होते तो क्या होता। उन्होंने मेरी जान बचाई और मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। हेलो, मैं आपके चैनल का बहुत बड़ा फैन हूँ और एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे पापा बचपन में बताया करते थे। जब वो लगभग 16 साल के थे तो इडाहो के एक रेंच पर काम करते थे। उनका काम उन घोड़ों को संभालना था जो अक्सर पहाड़ों के अंदर तक भाग जाते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए वो हमेशा अपने घोड़े एंजल का इस्तेमाल करते थे। कभी कभी जब घोड़े और भी अंदर भाग जाते थे तो मेरे पापा उस पुरानी छोड़ी हुई झोपड़ी के पास से गुजरते थे जो सालों से टूटी फूटी लगती थी। उसके पास पहुंचते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते और डर महसूस होता। एंजल, जो हमेशा चंचल रहता था, उस घर को देखते ही उछलने और घुरघुराने लगता था। इससे पापा सच में डर गए। एक बार शहर में उन्हें रेंच पर कई सालों से काम कर रहा एक आदमी मिला और लंच पर उन्होंने उससे बात की। चूंकि वो इलाका अच्छी तरह जानता था, पापा ने पूछा, उस डरावने घर का क्या मामला है? ये सुनते ही उस आदमी की मुस्कान डरावनी हो गई। उसने कहा, सच में जानना चाहते हो बच्चे? पापा ने कहा और वो कहानी सुनाने लगा। 1900 के दशक के बीच में उस घर में फ्रेडरिक बिल नाम का आदमी रहता था, जिसे सब बिल कहते थे। वो लोगों से दूर रहना चाहता था, इसीलिए उसने पहाड़ों में अपना घर खुद बनाया और कई साल वहीं रहा। हर गर्मी में वो शहर जाता, जहां लोग उम्मीद करते थे कि वो साल में एक बार खाना लेने जरूर आएगा और फिर पहाड़ों में लौट जाएगा। वो कोई मतलबी आदमी नहीं था, बल्कि काफी अच्छा इंसान था, इसीलिए लोग हमेशा उसके आने का इंतजार करते थे। गर्मियों में उसका खाना शहर से आता और सर्दियों में जब बर्फ बहुत पड़ती थी और शहर जाना मुश्किल होता तो वो आसपास के इलाके में अकेले ही शिकार कर खाता। एक दिन शहर के लोगों ने देखा कि वो उस गर्मी में खाना लेने नहीं आया
सबको चिंता होने लगी कि उसे कुछ हो गया है। इसीलिए कुछ हफ्तों बाद उन्होंने शेरिफ को घोड़े लेकर उसको देखने भेजा, क्योंकि वो अब तक नीचे नहीं उतरा था। अफसर वहां पहुंचे तो तुरंत लगा कि कुछ गलत है। जंगल असामान्य रूप से शांत था। बिल के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सब जगह तख्ते लगे थे और हवा में तेज बदबू थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने तख्तों से बंद दरवाजा लात मारकर तोड़ा और लिविंग रूम में दाखिल हुए। अंदर पहुंचते ही सबके चेहरे उतर गए। बिल की सड़ी हुई लाश जमीन पर थी। उसके सिर में गोली का छेद था और हाथ में बंदूक। साफ था कि उसने खुद को मारा था। लेकिन क्यों? अफसरों ने घर में और खोज की कि कोई नोट मिले और आखिर में उसके कोट की जेब से एक मुड़ा हुआ कागज मिला। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन ध्यान से पढ़ने पर उसमें लिखा था, हे भगवान मेरी मदद करो, मैं अंधा हो गया हूँ। ये सुनकर सब हिल गए। बूढ़ा आदमी अपनी नजरें खो चुका था और जानता था कि वो ना शहर पहुंच पाएगा और ना ही शिकार कर पाएगा। भूखे मरने से पहले उसने अपनी जान खत्म करने का फैसला किया। ये कहानी सुनने के बाद मेरे पापा कहते थे कि जब भी वो उस घर के पास से गुजरते, उन्हें हमेशा महसूस होता कि कोई उन्हें देख रहा है। मैं पिछले 15 साल से सैन डिएगो कैलिफोर्निया में पुलिस ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ। खास तौर पर मैं एक पुलिस कैनन होल्डर था। इस दौरान कई मुश्किल पल आए, लेकिन एक घटना ने मुझे गहराई से एहसास दिलाया कि ये काम वास्तव में कितना कठिन और दर्द भरा है। 3 मार्च 2022 को दोपहर लगभग 12:30 बजे हमें शेरिफ विभाग से तत्काल मदद की डिमांड मिली। ये जगह हमसे ज्यादा दूर नहीं थी। एक औरत को बेदखली के कई नोटिस मिलने के बाद कागजी कार्रवाई दी जानी थी। जब ऑफिसर उससे बात करने पहुंचे तो उन्होंने उसके हाथ में बड़ा चाकू देखा। वो नहीं मानी और तुरंत दरवाजा बंद कर अंदर से बैरिकेड लगा लिया। तभी मुझे और कई पुलिस ऑफिसर्स को मदद के लिए बुलाया गया। जब हम दिए गए पते पर पहुंचे तो मुझे और K9 यूनिट को बाहर लॉबी में इंतजार करने को कहा गया। जरूरत पड़ने पर हमें अंदर भेजा जाना था। वहां पहुंचने पर एक डीएसपी ने दरवाजा तोड़ दिया। मैं और कुछ ऑफिसर्स अंदर गए। हम सब उसे हाथ ऊपर करके बाहर आने को कह रहे थे, लेकिन वो नहीं मानी। हमने खुले दरवाजे वाले कमरे में एक औरत को देखा और डीएसपी जेसन दीवार के पास से उसे चेतावनी देते हुए गोली चला रहे थे ताकि वो हमारी बात माने और शांत हो जाए। तभी वो महिला चाकू लेकर हमारी ओर झपटी। हम पीछे हटते हुए हॉलवे में पहुंचे, जबकि जेसन ने गोली चलाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन वो चूक गए। तभी औरत ने मुझ पर चाकू से वार किया, जो एक पल के लिए मेरी छाती पर लगा। तभी एक ऑफिसर ने उस औरत पर गोली चलाई और वो मौके पर ही मर गई। मैंने चिल्लाकर कहा कि मुझे चाकू मारा गया है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लगभग 5 सेकंड बाद एक ऑफिसर ने पूछा कि कोई घायल है, तो मैंने फिर चिल्लाया कि मुझे चाकू मारा गया है। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैं किस्मत वाला था कि इलाज समय पर मिला और कुछ ही देर में मुझे मेडिकल सेंटर से छुट्टी दे दी गई। जल्दी ही मुझे पता चला कि जिसने मुझ पर हमला किया और मारी गई वो 47 साल की औरत यानली थी। उसे कई बार बेदखली के नोटिस मिले थे, पर वो उन्हें लेने से मना करती रही। अपनी मौत से एक दिन पहले उसने एक कर्मचारी को चाकू से धमकाया था। मैं इस घटना से आगे बढ़ गया, लेकिन वो एहसास कभी नहीं भूल पाऊंगा जब दर्द इतना था कि लगा शायद अब जिंदा नहीं बचूंगा। कुछ साल पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं अपने परिवार के साथ एक पुराने पड़ोसी के घर के पास में रहती थी। रोज मैं अपने कजन्स और छोटे भाई के साथ घर के पीछे खेलती थी और अपनी बत्तखों को तालाब में तैरते देखते थे। कभी कभी वो आंगन की देखभाल करते हुए बत्तखों को खाना खिलाती दिखती थी। एक दिन उसकी बत्तखें अचानक गायब हो गई
हमने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हमारे मोहल्ले में कोई जंगली जानवर नहीं था। उसी दौरान मेरी दादी बताती थी कि लाल कपड़े में एक औरत हर रोज सुबह 3 बजे पड़ोसी की छत पर टहलती है और 1 घंटे बाद गायब हो जाती है। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन पड़ोसी के साथ अजीब घटनाएं अक्सर होती थी। एक बार जब मैं अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी, तो मुझे अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। मैंने घबराकर पड़ोसी की बाड़ के ऊपर झांका। तालाब के पास जहां पहले लकड़ियां रखी होती थी, वहां अब खून से लथपथ हड्डियों और खोपड़ियों का ढेर था। पीछे पड़ोसी जड़ खड़ी थी, हड्डियों पर कीड़े रेंग रहे थे और हवा में भयानक गंध थी, जिससे मेरा पेट मचल उठा। शुक्र है मेरा भाई बाढ़ के पार नहीं देख सका। वो देखने की जिद कर रहा था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो भी मेरी तरह डर जाए। उस रात मैं सो नहीं पाई, बिस्तर पर लेटी रही। हड्डियों के ढेर की तस्वीर और गंध अब भी मेरे दिमाग में तैर रही थी। जब घड़ी की ओर देखा, 1 बज रहे थे। कुछ देर बाद जब 3 बजे, मेरे कमरे की खिड़की के बाहर हल्की आहट हुई। मैं उठी और झांका तो देखा एक लाल कोट वाली औरत पहाड़ पर चल रही थी। उसके बेतरतीब काले बाल हवा में उड़ रहे थे, त्वचा बेहद पीली थी और दूरी से उसकी आंखें दिख नहीं रही थी। जैसे ही मैंने सोचा कि वो बाढ़ पर चल कैसे रही है, मुझे दिखा कि उसके पैरों से 2-2 सींग निकले थे। मैं सन्न रह गई। तभी उसने भयानक चीख मारी और मेरे घर के पीछे कूद गई। चारों पैरों पर उतरकर उसने गर्दन मरोड़ी और सीधे मेरी खिड़की की ओर देखा। उसकी आंखें नहीं थी, ना ही पलके, बस अंधेरे खाली गड्ढे। मैं चीखी पर कोई नहीं जागा। वो खिड़की पर पंजे मारती रही, उसे झंझोरती हुई दिल दहला देने वाली चीखें निकालती रही। मैं हिल नहीं पा रही थी, पर अब साफ देख सकती थी कि जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थी, वहां गाढ़े काले लिक्विड से भरे गड्ढे थे, जिनमें कीड़े रेंग रहे थे। पूरा सामना कुछ मिनटों का लगा, पर जब वो गायब हुई और मेरा शरीर ढीला पड़ा, तो देखा सुबह के 4 बज चुके थे। मैं पूरे 1 घंटे तक डर से जमी रही, ठीक वैसे ही जैसे दादी ने कहा था। वो 4 बजे गायब हो गई। मैं इतनी कांप रही थी कि मेरे शरीर में दर्द होने लगा। मैंने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। वो रात और उसका चेहरा मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो भयानक मंजर मेरी आखिरी सांस तक याद रहेगा। मैं रात का राजा हूं और अक्सर अपने मोहल्ले में रात में जॉगिंग करता हूं। करीब 13 साल पहले इस दिन मैं रात के 9 बजे स्वेटशर्ट पहनकर दौड़ने निकला था। ठंडी हवा फेफड़ों में भरना अच्छा लग रहा था। तभी अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने उस दिशा में देखा तो एक आदमी मेरी ओर आता दिखा। वो मेरा पड़ोसी निकोलस था। उसका एक हाथ गर्दन पर था और उसकी सफेद टी-शर्ट खून से भीगी हुई थी। मैं घबरा गया और पूछा क्या हुआ, तो वो चिल्लाया, मेरा खून। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। मैं डरते हुए धीरे धीरे उसके पास गया और निकोलस के घर के दरवाजे पर एक और आदमी को देखा। वो बेहोश निकोलस के पीछे अजीब तरीके से नाच रहा था। उसने मेरी ओर चमकती नजरों से देखा, मुस्कुराया और चिल्लाया, वो नहीं मरेगा क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं पिया है। वो हंसा और अंधेरे में गायब हो गया। मैं निकोलस के पास पहुंचा, घबराया हुआ। वो आधा बेहोश था और बोला, उस कमीने ने मेरा सारा खून चूस लिया। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन तब तक लाल चादर पहने वो आदमी भाग चुका था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और निकोलस को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को डर था कि वो ज्यादा खून बहने से मर जाएगा। कुछ दिन बाद जब उसने पुलिस को बयान दिया तो सब दंग रह गए।
उस रात जब वो घर पर अकेला था, किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो एक आदमी ने कहा कि उसे बहुत प्यास लगी है। जब निकोलस पानी लाया तो वो आदमी बोला, पानी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे शरीर में है। वो जबरदस्ती निकोलस पर झपटा और उसकी गर्दन से खून चूसने के लिए लोहे का स्ट्रॉ निकाला। जब पुलिस ने निकोलस की गवाही सुनी तो पहले उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जांच शुरू होने पर कई सबूत मिले। लंबे ट्रैकिंग के बाद पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। एक पागल आदमी जो खुद को वैम्पायर कहता था। उसका स्ट्रॉ लोहे का था जिसकी नोक चाकू जैसी तेज थी। वो आधी रात को गलियों में घुसकर लोगों पर हमला करता और उनका खून चूसकर गायब हो जाता। धीरे धीरे वो इतना निडर हो गया कि लोगों के घर में घुसने लगा। उसने बताया कि निकोलस को देखकर उसे लगा कि उसका खून स्वादिष्ट होगा, और वो सही था। उसने ये भी कहा कि हर इंसान के खून का स्वाद अलग होता है, इसीलिए उन्हें अपने शिकार को सोच समझकर चुनना चाहिए, वरना प्यास नहीं बुझती। फिर वो हंसकर बोला, इंस्पेक्टर, आपका खून नमकीन और खट्टा जरूर होगा। मुझे आपका खून चूसने दो, फिर मैं आपको अपना राज बताता हूँ। पुलिस भड़क उठी, लेकिन उस आदमी ने गर्व से कहा कि उसने 50 से ज्यादा लोगों का खून पिया है। आखिर वो जेल पहुंच गया, जबकि निकोलस गहरे सदमे में चला गया। कुछ समय तक वो अपने क्रॉस से भरे घर में रहा, फिर दूसरे शहर चला गया। 10 साल बाद अफवाह फैली कि एक वैम्पायर ने फिर से गांव पर हमला कर दिया है। मैंने सोचा क्या वो पागल जेल से रिहा हो गया। एक रात जॉगिंग करते हुए मैंने पीछे फड़फड़ाहट सुनी और मुड़कर देखा। एक आदमी लबादा पहने पागलों की तरह मेरी ओर भाग रहा था। मैं डरकर गिर पड़ा। उसने लोहे का लंबा स्ट्रॉ निकाला और मुझ पर झपटा। मौत सामने दिखी। मैंने पूरी ताकत से उसे लात मारी। वो करहाता हुआ गिर पड़ा। फिर स्ट्रॉ मेरी ओर तानकर बोला, मैं हमेशा से सोचता रहा हूं कि तुम्हारे खून का स्वाद कैसा होगा। उसने मेरी हथेली में स्ट्रॉ घोंपा और खून बहने लगा। फिर उसने अपना मुंह हाथ पर रखा और खून चूसने लगा। मैंने उसके चेहरे पर मुक्का मारा। जैसे ही खून निकला मैं भयभीत हो गया। मैं उसके चेहरे पर मुक्के बरसाता रहा जब तक वो करहाकर पीछे न गिर पड़ा। वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और चिल्ला रहा था, तुम्हारे खून का स्वाद पीनट बटर जैसा है, मैं फिर से तुम्हारा खून चूसने आऊंगा। हा हा हा। मैं उससे भागा और पुलिस को बुलाया। उसे गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेज दिया गया। मेरा डरावना सपना अब खत्म हो गया है, लेकिन आज भी हर रात डर लगता है कि वो फिर से लौट आएगा, क्योंकि मेरे हाथ पर अब भी उसके स्ट्रॉ का निशान है। हाय, मेरा नाम ओवी है और ये घटना तब की है जब मैं करीब 12 साल का था। मैं अपने बड़े परिवार से दूर एक शहर में रहता था। हम साल में सिर्फ 2 बार वहां जाते थे, गर्मियों और दिवाली पर। मेरे दादाजी का वहां एक बड़ा घर था। हमारे घर से 4-5 घर दूर पार्क के पास एक पुरानी हवेली थी जो आसपास में वीरान और बदनाम मानी जाती थी। लोग कहते थे कि वहां अक्सर मरे हुए पक्षी मिलते हैं और एक पड़ोसी की बिल्ली भी अंदर मरी हुई पाई गई। हवेली के ग्राउंड फ्लोर और गेट पर लगे अजीब कार्टून स्टिकर ऐसे लगते थे जैसे वो रो रहे हों। खैर, जिज्ञासु होकर हम चारों कजिन ने वो घर देखने का फैसला किया। मेरे 2 बड़े भाई जो मेरी ही उम्र के थे, उन्होंने तय किया कि वो पहले अंदर जाएंगे और वॉकी टॉकी पर हमें बताएंगे कि सब सुरक्षित है या नहीं। प्लान यही था। वो दोनों खाना खत्म कर बाहर निकल गए जबकि हम अभी खा रहे थे। करीब 10 मिनट बाद वॉकी टॉकी पर मेरे कजिन की आवाज आई, कम ऑन,
जगह सुरक्षित है, जल्दी आ जाओ। एक्साइटेड होकर हम टॉर्च और वॉकी टॉकी लिए चुपके से घर से निकले और हवेली की ओर दौड़े। स्टिकर देखकर हम सब असहज हुए। वहां पहुंचते ही हमें ऊपर से अपने चचेरे भाइयों की आवाज सुनाई दी। चलो ऊपर आ जाओ। मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ और मेरे छोटे भाई को भी। नहीं, हम नहीं आ रहे, हम जा रहे हैं। हमने चिल्लाकर कहा। तुम दोनों भी वापस आ जाओ। बिना जवाब का इंतजार किए हम घर आ गए, लेकिन घर आकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे 2 बड़े भाई सोफे पर बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। तुम दोनों हमसे पहले घर कैसे आ गए? हमने कांपती हुई आवाज में पूछा। वो दोनों कंफ्यूज थे। कैसी बात कर रहे हो? हम तो हवेली गए ही नहीं। उनमें से एक ने कहा। उन्होंने बताया कि वो तो कभी हवेली आए ही नहीं थे, जिससे हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनका कहना था मम्मी ने प्लान सुन लिया था, इसीलिए हमें तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने भेजा था। ये सुनकर हम चौंक गए। वो अपना वॉकी टॉकी भी नहीं लाए थे, तो फिर हवेली में हमें किसकी आवाज सुनाई दी? जब हमने मम्मी को बताया तो वो भी घबराई हुई लगी। फिर उन्होंने हवेली की कहानी सुनाई। वहां पहले 4 लोगों का परिवार रहता था। एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके माता पिता। ग्राउंड फ्लोर और गेट पर लगे कार्टून स्टिकर्स बच्चों को खुश करने के लिए थे, क्योंकि उसकी पत्नी वहीं प्राइमरी डे केयर चलाती थी। एक बार परिवार बड़े शहर में शिफ्ट होने लगा, मगर घर छोड़ते समय उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया और दुख की बात है कि कोई भी नहीं बचा। घर खाली पड़ा था क्योंकि परिवार के रिश्तेदार उनकी कस्टडी पर लड़ रहे थे। हम सब तब तक डर से कांप रहे थे और अगले हफ्ते हम में से हर किसी के साथ कोई ना कोई छोटा हादसा हुआ। मेरी पुरानी साइकिल के ब्रेक अचानक खराब हो गए और मेरे हाथ में चोट आई, जिसका निशान आज भी है। दादी हमें एक प्रीस्ट के पास ले गई, जिन्होंने रक्षा के लिए धागे दिए और कुछ प्रार्थनाएं की। शुक्र है उसके बाद कुछ भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन जब भी मैं वहां से गुजरता हूं तो सोचता हूं क्या होता अगर उस दिन हमने वो आवाज सुनकर ऊपर जाकर देख लिया होता, जो हमारे कजिन जैसी लग रही थी। करीब 20 साल पहले मैं अपने दोस्त क्रिश्चियन के साथ कैंपिंग ट्रिप पर गया था। उस वक्त हम दोनों लगभग 21 साल के थे। शाम तक पहुंचने पर हमने मछली पकड़ी और मीट ग्रिल करने के खूब मजे लिए। खाना खाने के तुरंत बाद सो गया, लेकिन आधी रात को टॉयलेट जाने के लिए मेरी आंख खुली। तंबू खोलकर बाहर निकला तो चांदनी चमक रही थी। पेड़ों की कतार के पास जाकर पेशाब किया और इधर उधर देखा कि कहीं कुछ है तो नहीं। जैसे ही जिप लगाई, मैंने जंगल में एक बड़ी काली परछाई को हिलते देखा। पहले लगा कोई भालू है तो डर से कांप गया, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वो इंसान जैसी लगी, बस बहुत बड़ी। वो धीरे धीरे पास आने लगी और जैसे ही चांदनी में आई, उसका रूप साफ दिखने लगा। वो मुझसे लगभग दोगुना बड़ा था। चेहरा आदि मानव जैसा बड़ा और कठोर था। उसका शरीर फर से ढका था। उसने कोई कपड़ा नहीं पहना था। सबसे अजीब उसकी आवाज थी, जैसे वोकल कॉर्ड्स जोर से रगड़ी जा रही हों। हर बार वो आवाज सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती। उसका चेहरा इंसानी था और हालांकि फर से ढके होने के कारण साफ नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। उसके हाथों में बड़े बड़े, लगभग बास्केटबॉल जितने पत्थर थे। वो उन्हें एक एक हाथ में आसानी से पकड़े था, मानो वो उसके लिए भारी ही न हो। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। मैंने पूछा वो कौन है और क्या चाहता है, लेकिन वो समझ नहीं पाया। वो कुछ बुदबुदा रहा था, पर वो भाषा जैसी आवाज नहीं थी।
मेरे भीतर अचानक डर और निराशा भर गई। उसकी आंखों में देखते ही मेरा शरीर स्तब्ध रह गया और मैं डर से जड़ हो गया। मेरे पास तंबू तक दौड़ने का समय था, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। अब सोचता हूं तो लगता है मुझे तभी समझ आ गया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मुझसे कई गुना ताकतवर था। अगर भागता तो पल भर में पकड़ लेता और शायद और उकस जाता। आखिर वो पास आ गया। उसने मेरी बाह को छुआ, मांस टटोला, फिर हाथ के पिछले हिस्से से पेट दबाया, जैसे जानता हो अंदर क्या है। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, पर वो जरा भी नहीं हिला। उधर क्रिश्चियन तंबू में गहरी नींद में था। अजीब बात ये थी कि मुझे लगा अगर वो राक्षस मुझे खा भी जाए तो बस क्रिश्चियन बचा रहे। मैं कायर नहीं था, पर उस बड़े जीव के सामने खुद को बेहद छोटा महसूस कर रहा था। वो इंसान जैसा नहीं, किसी भालू या शेर जैसा लगता था। मैं उससे बार बार पूछता रहा कि उसे क्या चाहिए, पर वो चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने भौहें चौड़ाई और मेरे चारों ओर घूमने लगा, हाथों में पत्थर लिए हुए। मैं एक पल के लिए भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। डर था कि वो मुझे पत्थर मार देगा। मैंने भी कई बार सोचा था कि जब वो नजरें फेर रहा होगा तब मैं अचानक से उस पर हमला कर दूंगा, पर मुझे एहसास था कि अगर मैं उसे मुक्का भी मारूं तो भी वो नहीं हिलेगा। वो फिर मेरे चारों ओर घूमने लगा और धीरे धीरे दूर चला गया। आखिरकार मुझ में उसकी रुचि खत्म हो गई। शायद मैं इतना डर गया था कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो अचानक तेजी से दौड़ा और फिर जंगल में गायब हो गया। जैसा मैंने सोचा था, उसकी मोटर स्किल्स इंसानों से कहीं बेहतर थी। मैं क्रिश्चियन के तंबू के पास गया और उसे जगाया। मैंने कहा क्या हुआ। वो पहले यकीन नहीं कर पाया, पर जब उसने बुरी बदबू सूंघी और देखा कि मैं पसीने से लथपथ हूँ, तब उसने समझा। हमने जल्दी सामान बांधा और गाड़ी पर निकल पड़े। मुझे अब तक नहीं पता कि उस दिन देखा गया वो इंसान था या कोई और जीव। क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था? मेरे बहुत से सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं और मैं तब से दोबारा कभी कैंपिंग पर नहीं गया। मेरा नाम निकेला मोरालेस है और आज मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अब भी मुझे बेचैन करती है। मैं करीब 10-11 साल की थी जब मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में हाइकिंग ट्रिप पर गई। मुझे हाइकिंग ज्यादा पसंद नहीं थी। चलते चलते मेरी दोस्त कैसी और मुझे पेशाब लगी, तो बाकी दोस्तों ने पास ही जंगल में एक वीरान पब्लिक रेस्टरूम ढूंढ लिया। मैं शुरू में थोड़ी हिचकिचाई क्योंकि वहां का माहौल डरावना था। तभी कैसी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम पोर्टा पोटी यूज करना चाहोगी? मैंने मन ही मन सोचा, उससे बेहतर तो मरना है। फिर भी हम दोनों बेमन से बाथरूम के अंदर गए। अंदर का नजारा नर्क जैसा था। दीवारों पर रेंगते कीड़े और इतनी भयानक बदबू कि हमें नाक ढकनी पड़ी। हम मजबूरी में टॉयलेट तक पहुंचे। मेरा स्टॉल थोड़ा साफ था, मगर बदबू गंदी थी। टॉयलेट पर बैठने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैंने उकड़ू बैठकर काम निपटाने का फैसला किया। हम हाथ धोने गए, मगर सच कहें तो हमारा मन नहीं था, क्योंकि सिंक भी बाकी बाथरूम जितना ही गंदा था। तभी मैंने बैग में हैंड सैनिटाइजर देखा और राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही हम उसका इस्तेमाल कर रहे थे, दरवाजा बंद होने की आवाज आई। हमने तुरंत उसे खोलने की कोशिश की, मगर वो जाम था। हमने दोस्तों को पुकारा, पर किसी ने नहीं सुना। कैसी घबरा गई। कुछ ही सेकंड बाद उसने कहा कि उसे उल्टी आ रही है। तभी स्टॉल का दरवाजा चरमराया और अगले ही पल कैसी जोर से चीखी। मैं ये देखने गई कि क्या हुआ और देखा कि कैसी जमीन पर पड़ी थी और कांप रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बस स्टॉल के दरवाजे की ओर देखा। मैंने दरवाजा खोला और जो नजारा देखा उससे मैं सन्न रह गई। अंदर एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी। टॉयलेट पर चींटियां और कीड़े रेंग रहे थे।
लाश का नजारा डरावना था, लेकिन उसकी बदबू और भी भयानक थी। तभी अचानक बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक पुलिस ऑफिसर अंदर आया, लेकिन हम बिना रुके तुरंत बाहर भागे। बाद में उन्होंने लाश बाहर निकाली। लाश की पहचान ना होने पर उसे गुमनाम कब्र में दफनाया गया। आज भी सोचती हूँ वो आदमी कौन था और किसने या किस चीज ने हम पर वो दरवाजा बंद किया था। ये तब हुआ जब मैं 25 साल की थी। मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त एलेक्सा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ गेविन के घर गई। गेविन से मेरी नई नई जान पहचान हुई थी। एलेक्सा और उसका बॉयफ्रेंड रोमांस के लिए दूसरे कमरे में चले गए। तभी गेविन ने मुझे घूर कर कहा, क्यों ना हम भी अपना रोमांस शुरू करें। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अभी गहरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। मैं उलझन में थी, लेकिन आखिरकार मान गई। मैं अपने कमरे में चली गई। तभी दूर से उसकी आवाज सुनाई दी। टाइम लिमिट 20 मिनट है। अगर मैं तुम्हें इस समय के भीतर पा लूंगा तो तुम मेरी हो जाओगी। मैं मुस्कुराते हुए बिस्तर के नीचे छिप गई। कुछ देर बाद बाहर टूटने की आवाज आई। मुझे शक हुआ। फिर हॉलवे से उसकी आवाज आई, तुम्हें अच्छी तरह छिपना होगा वरना मजा नहीं आएगा। मुझे किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी जो पास आती गई। ये सिर्फ एक खेल था, पर मैं बेचैन होने लगी। जैसे ही जाने का सोचा, अचानक हथौड़ा दरवाजे से टकराया। मैं चीखना चाहती थी, पर मुंह दबा लिया। वो अंदर आया, भारी सांसें लेता हुआ, हाथ में बड़ा हथौड़ा लिए। मैं कांपने लगी। क्या वो मजाक कर रहा है? तरह तरह के विचार मन में दौड़ने लगे। फिर उसने जोर से अलमारी पर हथौड़ा मारा और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। उसने कहा, वो यहाँ नहीं है, पूरा हुआ। अगर उसे लग जाता तो मैं अच्छा निशानेबाज होता। मुझे समझ आ गया, वो सचमुच पागल था। उसने हथौड़ा घुमाया और धीरे धीरे कमरे में घूमने लगा। मैं बिस्तर के नीचे सांस रोके उसे देख रही थी। कुछ देर बाद वो बिस्तर के सामने रुका। मेरी सांसें थम गई। उसने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, मैं यहाँ से तुम्हारी धड़कन सुन सकता हूँ। उसने गद्दा हटाकर फेंका और हथौड़े से बिस्तर पर जोरदार वार किया। लकड़ी टूट गई। हथौड़ा मेरे सिर के पास लगा। फ्रेम के छेद से मुझे घूरते हुए वो चिल्लाया। मैं रेंग कर बाहर निकली, चीखती हुई कमरे से भागी। वो हथौड़ा लिए मेरे पीछे आया। मैं दालान और सीढ़ियां लांघते हुए नीचे भागी। तभी अचानक अलार्म बजा। वो रुका, घड़ी देखकर बोला, टाइम कैसे पूरा हुआ? वो बिना हिले खड़ा रहा और बोला, चलो एक गेम और खेलते हैं। मेरे घर में छिपने की कितनी जगहें हैं? मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाना है। वो मुझे पकड़े रहा। मैं उसके घर से निकलकर कार में बैठी। तभी पीछे से उसकी आवाज सुनी, बस एक गेम और प्लीज, मैं सच में तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं वहां से तुरंत निकली और पुलिस को फोन किया। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिला। एलेक्सा और उसका बॉयफ्रेंड मरे हुए पड़े थे। उनके शरीर कुचले हुए थे। पता चला गेविन ने उन पर बार बार हथौड़े से वार किया था। वो घर में नहीं मिला, लेकिन तलाशी के दौरान कोठरी से निकला और पुलिस पर हथौड़ा चला दिया और पुलिस ने गेविन को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये खौफनाक सच्ची कहानी मेरी बहन के साथ 5 साल पहले घटी थी। उस समय हम दोनों बहुत डरपोक और भोले बच्चे थे और दुनिया के असली खतरों से अनजान थे। हमारे शहर की सिक्योरिटी की वजह से हमें पहले कभी किसी घटना का सामना नहीं करना पड़ा था। वहाँ आबादी कम थी, आस पड़ोस के लोग एक दूसरे को जानते थे। वहाँ ना डकैती होती थी, ना कोई गैर कानूनी काम। इसीलिए जब ये घटना हुई तो उसने हमें अंदर तक झंझोर दिया। मेरी बहन और उसकी पुरानी दोस्त
जिसे मैं बैकी कहूंगी, मेरे कुत्ते के साथ रोज की तरह टहलने निकली। देर हो चुकी थी। अंधेरी गली में बस स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी। कुत्ते को प्यास लगी थी, इसीलिए उन्होंने घर लौटने के लिए एक छोटा रास्ता चुना जो घने पेड़ों और झाड़ियों से होकर कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। हम आमतौर पर इस रास्ते से बचते थे क्योंकि बारिश में ये फिसलन भरा हो जाता था, लेकिन गर्मी के कारण उन्हें इसकी चिंता नहीं थी। कुत्ता हमेशा आगे चलता था, इसीलिए वो उसकी रफ्तार से कदम मिलाने लगी। जैसे ही वो रास्ते के आखिर में पहुंची, कब्रिस्तान साफ दिखने लगा। बैकी ने चारों ओर देखा और अचानक रुक गई। सफेद कपड़ों में एक औरत एक कब्र के सामने घुटनों के बल बैठी थी। बैकी ने मेरी बहन के कंधे पर हाथ रखा और उस महिला की ओर इशारा किया। दोनों रुककर देखने लगी, जबकि मेरा कुत्ता बस आगे बढ़ना चाहता था। कब्रिस्तान में किसी को देखना अजीब था, क्योंकि वो अंधेरा होने से पहले बंद हो जाता है और वहां कोई रोशनी नहीं होती। फिर भी जिज्ञासु बच्चों की तरह वो कुछ देर घूरती रही और जब कुछ नहीं हुआ तो आगे बढ़ गई। रास्ते के आखिर में पहुंचकर बैकी ने फिर से पीछे देखा। अब वो महिला खड़ी थी और दूर कहीं घूर रही थी। उसने घबराकर मेरी बहन को बताया और वो दोनों फिर से देखने के लिए रुक गई। मेरा कुत्ता बेफिक्र था, बस बैठ गया और वो उसके फिर से चलने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बीत गए, कुछ नहीं हुआ। आखिर मेरी बहन का धैर्य टूट गया। उसने नजरें हटाई और कुत्ते को सीटी बजाकर उठने को कहा। तभी वो औरत मुड़ी, कब्रिस्तान से बाहर आई और तेजी से उनकी ओर दौड़ने लगी। यहीं से कहानी सचमुच शुरू होती है। उस समय हमारे मॉम डैड सो चुके थे, जबकि मैं वीडियो गेम खेलते हुए उनके आने का इंतजार कर रही थी। तभी मेरी बहन ने मुझे कॉल किया। जल्दी सामने का दरवाजा खोलो और मॉम डैड को जगाओ। क्या हुआ? एक औरत हमारा पीछा कर रही है। क्या? मुझे अब वो दिख तो नहीं रही, लेकिन मैं तुरंत मॉम डैड के कमरे में गई, उन्हें जगाया और सब बताया। फिर सामने का गेट खोला, चप्पल पहनकर बाहर भागी। शुक्र है वो दूर से दिख गए। हम सब अंदर गए, बात की। डैड बैकी को घर छोड़ने गए, जबकि बहन ने मुझे और मॉम को सब समझाया। उसके बाद डांट तो पड़ी, पर सही थी। उसने बताया कि जैसे ही वो औरत दौड़ने लगी, वो पूरी ताकत से भागे। बैकी ने पीछे मुड़कर देखा और जब वो औरत स्ट्रीट लाइट के नीचे आई तो उसका चेहरा साफ नजर आया। उसने बताया कि वो औरत बहुत अजीब तरीके से दौड़ रही थी। ऊंची एड़ी के जूते होने के बावजूद एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। उसकी सफेद ड्रेस बिल्कुल साफ थी। सबसे हैरानी की बात ये थी कि हमारा कुत्ता, जो आमतौर पर किसी खतरे पर भौंकता या घुर्राता है, बिल्कुल शांत रहा, जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। आज तक नहीं पता कि वो घटना अलौकिक थी या नहीं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहन को अब भी उस औरत के बारे में बुरे सपने आते हैं। कभी कभी वो उसे पकड़ लेती है, पर आगे क्या होता है इससे पहले ही वो जाग जाती है। ये एक डरावनी घटना है जो मेरे साथ कॉलेज के दिनों में हुई थी, जब मैं फ्रेशमैन था। ये हैलोवीन के अगले दिन की बात है। उस सुबह मैं देर से उठा और केमिस्ट्री लैब के लिए जल्दी निकलना पड़ा। मेरा रूममेट शायद परेशान था क्योंकि मैं हड़बड़ी में शोर मचा रहा था। उस समय कोई बस नहीं थी, इसीलिए मुझे कैंपस तक पैदल ही जाना पड़ा, जो मेरे डॉर्म से करीब 10 मिनट की दूरी पर था। जब मैं सड़क पर चल रहा था तो वहां सन्नाटा था और आसपास कोई स्टूडेंट नहीं था। हैलोवीन वीकेंड के बाद ये अजीब नहीं लगा। तभी मैंने एक लंबे आदमी को देखा जिसने स्क्रीम घोस्ट फेस जैसी कॉस्ट्यूम पहनी थी और एक बूढ़े बेघर व्यक्ति को घूर रहा था जो बेंच पर कंबल में लिपटा था। मैं चौंक गया क्योंकि हैलोवीन खत्म हो चुका था और इतनी सुबह किसी को ऐसे सजे देखना अजीब था। मुझे जल्दी थी, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं कैंपस के करीब पहुंचा
तो बेचैनी हुई। वो घोस्ट फेस कॉस्ट्यूम वाला आदमी मुझे घूर रहा था। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन वो बेघर आदमी के पास खड़ा मुझे घूरता रहा। वो पल बहुत लंबा लगा। मुझे डर था कि अगर मैं उसे देखता रहा तो वो मेरी ओर बढ़ाएगा। इसीलिए मैंने जल्दी से लैब जाने का फैसला किया। लेकिन कुछ दूर चलते ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जब मुड़कर देखा तो वो बेघर आदमी और घोस्ट फेस वाला दोनों गायब थे। मैं हैरान था, क्या वो इतने कम समय में गायब हो सकते थे? घबराकर मैं कैंपस की ओर भागा और डर के मारे अंदर चला गया। कुछ दिन बाद पता चला कि वो बेघर आदमी जो हमेशा उस बेंच पर सोता था, फिर कभी नहीं लौटा। जिन स्टूडेंट से मैंने बात की, उनका कहना था कि पुलिस ने उसे शांति भंग करने के आरोप में पकड़ा, पर मुझे यकीन नहीं था कि ये सच नहीं हो सकता। उस दिन के बाद हैलोवीन के लिए मेरी एक्साइटमेंट हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक अनजान शहर में, जहां आसपास कोई नहीं था, कुछ क्रिएचर्स मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने मदद के लिए चिल्लाया, पर मेरी आवाज सुनते ही और क्रिएचर्स मुझ पर टूट पड़े। सभी डरावने थे, पर एक सबसे भयानक था। चमगादड़ जैसा सिर, उसकी बड़ी आंख और उसके असली जैसे दांत मुझे दहशत दे रहे थे। दर्द से चीखते हुए मैंने उसके सिर पर मारा। वो चिल्लाया और मुझे धक्का दे दिया। मैं पीछे गिरकर सिर टकरा बैठा और उसी पल मेरी नींद टूट गई। सुबह के 4 बजे थे और उन राक्षसों के बुरे सपने 2 हफ्ते से आ रहे थे। मेरे हाथ में, जहां मैंने सपने में वार किया था, झुनझुनी हो रही थी। मैं उठकर हाथों को हिलाने लगा, तभी पैरों में तेज दर्द हुआ। जब देखा तो पैर काले हो चुके थे, ठीक वहीं जहां सपने में काटा गया था। हे भगवान, ये तो सच हो रहा है। दर्द बढ़ता गया और मुझे अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने मेरे पैर को देखा और हैरानी से कहा, पैर सड़ रहा है, क्या तुम्हें जानवर का नाखून चुभा है? मैंने हैरानी से कहा कि मुझे काटा गया था। क्या तुम्हें काटा गया है? डॉक्टर के पूछते ही मुझे समझ आया कि वो सब सिर्फ सपना था। और नहीं, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे अजीब नजर से देखा। हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी, बाद में ध्यान रखना। सर्जरी सफल रही। बाहर निकलते ही मैंने अंधेरा होता आसमान देखा। उम्मीद है वो डरावने सपने फिर से ना लौटें। थोड़ी देर बाद राक्षस दौड़ते हुए आए और मैंने हथौड़ा उठाकर उन पर वार किया। ऐसा लगा जैसे मैं उनसे कई घंटों तक लड़ता रहा। सपने से उठने पर मेरा कंबल पसीने से भीगा था और हथौड़ा पकड़े हाथ पर चोट और खरोंचे थी। ये सपना रोज मुझे सताने लगा और मैं पूरी तरह थक चुका था। लगता था कुछ करना चाहिए, पर समझ नहीं आता था क्या। कुछ दिनों बाद जब मैं सर्जरी वाली जगह दिखाने गया तो डॉक्टर ने बताया कि सड़ती त्वचा वाले मरीज बहुत बढ़ गए हैं। मैं कुछ अन्य मरीजों से मिला। पहले वो खिड़की के बाहर बस खाली नजर से देखते रहे, लेकिन जैसे ही मैंने सपने के बारे में बताया तो वो चौंक उठे और बोले कि उन्हें भी सपनों में राक्षसों ने काटा है। मैं दंग रह गया और उनमें से एक ने कहा कि अगर राक्षसों को मारो तो उनकी संख्या घटती है। ये सुनकर मैंने तय किया कि मैं हर रात उन्हें खत्म करूंगा। मेरी लड़ाई चलती रही। मैंने कई राक्षसों के सिर कुचले और उनकी गिनती रखी। हर रात मैं उनकी आहटों पर नाचता, कराहों पर गाता और चीखों पर खुश होता। धीरे धीरे उनकी संख्या कम हुई और जो पहले गांव भर में थे वो घटकर 3-4 रह गए। हम मरीज रोज मिलकर अपने सपने शेयर करते। कुछ हफ्ते बाद एक मीटिंग में पहुंचा तो एक खौफनाक खबर मिली। एक मेंबर, जेरेमी,
पिछली रात मर गया था। वो नींद में ही चला गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसका सिर जलकर काला हो चुका था, जबकि घर में किसी और के होने का कोई निशान नहीं था। सब सदमे में थे। उस रात मैंने सपने में एक बड़े राक्षस को देखा, लगभग 10 फुट लंबा, सिर्फ एक हाथ वाला, और उसके हाथ से गर्म धुआं निकल रहा था। वो अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर मेरा सिर पकड़ने लगा। मैंने चकमा देकर उसके हाथ पर हथौड़ा चलाया, पर उसका हाथ कटोरे जितना सख्त था। वो लगातार मेरा सिर पकड़ने की कोशिश करता रहा और मैं बार बार वार करता रहा, जब तक उसका हाथ सूज नहीं गया। तेज धुआं मेरे चेहरे पर भर गया और मैं खांसते हुए उठ गया। मैंने उस राक्षस का हाथ तोड़ दिया था, लेकिन वो मरा नहीं था। मुझे पता था कि वो फिर से वापस आएगा। कुछ दिनों बाद वही राक्षस मुंह से गर्म धुआं निकालते हुए मेरी ओर दौड़ा और मैंने हथौड़े से उसके सिर पर जोर से मारा। उसका सिर फट गया और अंदर से गर्म लिक्विड बहा। वो लिक्विड मेरे शरीर पर गिरा तो तेज दर्द हुआ। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और उसकी काली मोती जैसी आंखें बाहर आ गई। मैंने एक मोती उठा लिया। उसी पल मैं सपने से जागा और महसूस किया कि मेरे हाथ में कुछ है, वही काला मोती। मैं उसे घूरता रहा, लेकिन अचानक उससे धुआं निकलने लगा। वो गर्म था। मैंने तुरंत उसे गिराया। उसमें बुलबुले उड़े और गायब हो गया। उस दिन के बाद मुझे फिर से वो बुरे सपने नहीं आए। क्या वो सपना सिर्फ एक भ्रम था या एक हकीकत थी? ये घटना मेरे साथ मिडिल स्कूल में हुई थी। एक दिन मैंने अपने दोस्त एरिक के साथ थोड़ा अलग तरह से लुक्का छुपी खेलने का फैसला किया। आत्माओं को बुलाने वाली लुक्का छुपी। हाँ, हम बस बेवकूफ टीनेजर थे, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। डरते डरते हमने इंटरनेट से तरीका ढूंढा और लिखा हुआ जादू किया। फिर मैं अलमारी में छिप गया और एरिक बिस्तर के नीचे। कितना समय बीत गया पता नहीं। अचानक एरिक की चीख सुनाई दी। मैंने दरवाजे की दरार से झांका और वो डरावना नजारा दिखा। एरिक बिस्तर से ऐसे उछला जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उसने हाथ ऐसे घुमाए जैसे वो किसी से लड़ रहा हो और चिल्लाया, मैक्स, मदद करो। लेकिन जिस दिशा से वो घूर रहा था वहां कुछ नहीं, सिर्फ दीवार थी। मैं हैरान रह गया, समझ नहीं आया क्या हो रहा है। अगले ही पल एरिक पागलों की तरह चीखा और अपनी गर्दन पकड़ ली। फिर उसके हाथ पैर ऐसे फैलने लगे जैसे कोई उसे जोर से खींच रहा हो। उसकी डरावनी चीखों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। कुछ ही पलों में वो पागलों की तरह लुढ़कता हुआ दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। फिर सब अचानक शांत हो गया। समझ गया कि मामला बिगड़ चुका है, तो मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और एरिक को बाहर ले जाने लगा। तभी पीछे से दर्जनों बच्चों की हंसी सुनाई दी। अब तुम्हारी बारी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पैर जवाब दे गए और मैं गिर पड़ा, जिससे एरिक भी गिर गया। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर खींचने के बाद एम्बुलेंस पहुंची। एरिक के मुंह से झाग निकल रहा था। उसके मॉम डैड मुझे दोष देने लगे, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कहा कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि एरिक के हाथ पैर के लिगामेंट बुरी तरह से फटे थे, जो एक मिडिल स्कूलर नहीं कर सकता। कुछ देर बाद एरिक होश में आया और बोला कि कुछ इंडिविजुअल बच्चों ने उसके हाथ पैर पकड़कर पागलों की तरह खींचे थे, मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी और मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाया। वो जल्दी ही कहीं और चला गया और आज तक उसकी हालत का पता नहीं। उसे बचा न पाने का पछतावा अब भी है। सोचता हूं
अगर अलमारी से निकलकर उसकी मदद करता तो क्या वो इतना घायल होता। लेकिन मैं बेहद डर गया था। जो भी था उससे सामना कर पाना मेरे बस का नहीं था। उस दिन के बाद मैंने लुक्का छुपी नहीं खेली और आज भी जब घर में अकेला होता हूं तो किसी की मौजूदगी महसूस होती है। एक सुबह मुझे बिस्तर के नीचे से आवाज आई, मुझे ढूंढो। मुझे लगा वहम है, लेकिन मैं पूरी रात कांपता रहा। अगली बार वही आवाज अलमारी से आई, फिर चादरों के नीचे, बाथटब और कई जगहों से बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। इसीलिए मैंने हमेशा अपने साथ क्रूसीफिक्स रखना शुरू किया। मैंने कभी उन आवाजों का जवाब नहीं दिया और उन्हें नजरअंदाज करता रहा, क्योंकि भीतर से जानता था कि अगर मैंने उसकी जगह खोली तो कुछ बेहद डरावना सामने आएगा। खुशकिस्मती से मैं अब ठीक हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब कुछ खत्म हुआ है। अलग अलग जगहों पर जाने पर भी वो मेरा पीछा करते रहते हैं। इसीलिए मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, कभी ऐसे स्पेल मत करना जो आत्माओं को बुलाए, क्योंकि उन्हें बुलाने का तरीका तो है मगर उन्हें वापस भेजने का कोई स्पेल नहीं।